हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग रॉन्ग टर्न 4 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर देखकर आइए, क्योंकि ये मूवी उन पार्ट्स का प्रीक्वल है। अगर से आप वो पार्ट्स देखेंगे तो ये स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। अब आते हैं मूवी की तरफ। मूवी को 2011 में रिलीज किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.5। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें ईयर 1974 दिखाया जाता है, जिसमें एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है जहां पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। असल में ये डिफॉर्म लोग इनब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से पैदा हुए थे। तभी हमें इस सैनिटोरियम के इंचार्ज को दिखाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर ब्रैंडन होता है, जो कि डॉक्टर एन को इन डिफॉर्म लोगों को बता रहे थे। इसी दौरान एक डिफॉर्म पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। इसके बाद डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर्स के चेंबर में लेकर जाते हैं और वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं, सॉटूथ, वन आई और 3 फिंगर थे। हाँ, वही 3 म्यूटेंट। इसके बाद डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई जंगल में एक इलीगल आदमी को मिले थे, तभी से तीनों भाइयों को इलीगल ब्रदर्स कहा जाता है। और डॉक्टर ये भी बताता है कि जब तक ये तीनों भाई मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। और डॉक्टर ये भी कहता है कि ये सबसे खतरनाक पेशेंट्स है इस सैनिटोरियम के। हालांकि ये 3 भाई अभी भी बच्चे थे, मगर इसमें से एक भाई ने अपनी 2 उंगलियां ऑलरेडी चबा चुका था और इसी का नाम 3 फिंगर होता है। और दूसरे भाई ने तो अपनी आंखें निकाल कर खा ली थी, इसीलिए उसका नाम 1 आई रखा गया था। और तीसरा भाई तो पागलों की तरह अपने दांतों को दीवारों पर लगड़ता रहता था, इसीलिए उसका नाम सॉटूथ रखा गया था। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर एन ये पूछती हैं कि ये तीनों इतना सारा पेन को कैसे बियर कर लेते हैं, पर डॉक्टर ब्रैंडन बताता है कि इन तीनों को तो तकलीफ महसूस ही नहीं होती। और इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, मगर जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन चुराई होती है वो अपना लॉक खोलने लग जाता है, मगर वो खोल नहीं पाता क्योंकि ये उतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। तभी इसे ये करते हुए तीनों भाई देख लेते हैं। तभी उसमें से 3 फिंगर उससे वो हेयर क्लिप मांग लेता है। तभी वो पेशेंट 3 फिंगर के पास वो हेयर क्लिप फेंक देता है। क्योंकि 3 फिंगर इन तीनों भाइयों में से सबसे चालाक होता है, इसीलिए वो आराम से लॉक खोल लेता है और चुपके से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ वो दोनों भाई भी उसके साथ चले जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को तीनों मिलके मार देते हैं। तो और कंट्रोल रूम में जाके सारे सेल्स को खोल देते हैं और इसी के बाद से उधर सारे पेशेंट्स खुलेआम घूमने लगते हैं। इसके बाद वो लोग डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे एक बेड पर बांधकर उसे तब तक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जब तक उसका दिमाग पिघल न जाए। और ये सीन बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। और साथ ही साथ ये तीनों भाई डॉक्टर ब्रैंडन को भी बहुत ही बुरी मौत देते हैं और उसे भी मार देते हैं। इसके बाद हमें 29 सालों बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 9 स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि स्नो सर्फिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। असल में इन सबको उनके एक फ्रेंड की कैबिन में जाना था, मगर अफसोस ये रास्ता भटक जाते हैं और एक बहुत ही बुरे तूफान में फंस जाते हैं। इसी दौरान उन लोगों को एक बिल्डिंग दिखती है। तभी वो सभी दोस्त उस बिल्डिंग में चल जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि इस बिल्डिंग में जाने के लिए उन्हें कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाँ, ये वही सैनिटोरियम है जहाँ वो 3 इलीगल ब्रदर्स रहते थे। और क्या पता 29 साल बाद अब भी वो इधर ही रहते हों। मगर अंदर जाने के बाद इन दोस्तों को ये पता लग जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था जो कि अब पूरी तरीके से अबैंडन्ड हो चुका है। और ये दोस्त उधर आग जलाते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है। ये यंगस्टर्स किसी नई जगह पर जाएं और उसे एक्सप्लोर ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसी बीच इंचार्ज ऑफिस में उन्हें वाइन मिलती है और साथ ही साथ उन्हें पेशेंट्स की फाइल भी मिल जाती है, जिससे उन्हें ये पता लगता है कि इधर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों भाई सैनिटोरियम में किसी को लेकर पहुंच जाते हैं। तभी सारे फ्रेंड्स नाइट स्पेंड करने के लिए बेड्स को चेक करने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें उधर कुछ नजर आता है। तभी चेक करने के लिए उसमें से एक लड़का विंस्टन अंदर जाता है। तभी अंदर जाते ही उसकी चीख आती है। तभी 2 लड़कियां बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं, जिनका नाम जेना और केनी होता है। वो लोग बहुत हिम्मत करके विंसेंट को ढूंढने जाते हैं, मगर विंसेंट ने इन दोनों लड़कियों के साथ बहुत ही गंदा मजाक किया होता है, इसीलिए वो लड़कियां उससे नाराज हो जाती हैं और उधर से चली जाती हैं।
हम देखते हैं कि वन आई उनका पीछा कर रहा होता है। विंसेंट इन सभी से माफी मांगने के लिए जनरेटर ऑन करने अकेला ही चला जाता है और उसे जनरेटर मिल भी जाता है और वो उसे ऑन भी कर देता है। अब जैसे ही लाइट्स आती हैं ये सारे स्टूडेंट्स मिलकर पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही पार्टी स्टार्ट होती है ये बहुत हल्ला मचाते हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता होता कि कोई इन पर नजर रख रहा है। और पार्टी करते करते ये लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक फिल्म रील मिलती है, जिसे डैनियल एक प्रोजेक्टर में डालकर स्टार्ट कर देता है। उस रील में ये दिखाया जाता है कि इलीगल ब्रदर्स पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट किए जा रहे थे। फिल्म देखकर लॉरेन बताती है कि उसका भाई इन ब्रदर्स के बारे में बहुत ही खौफनाक कहानियां बताता था, मगर कोई भी लॉरेन की बात पर यकीन नहीं करता और सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगर विंसेंट को नींद नहीं आती और वो इधर उधर टहलना शुरू कर देता है। तभी वो किसी को सामने खड़ा हुआ देखता है। हाँ, यही वॉल्टर होता है जिसकी कैबिन में इन लोगों को जाना था। जब वो उसके सामने जाता है तो उसे पता चलता है कि वॉल्टर ऑलरेडी मर चुका था। उसे कुछ सोचने का समय दिए बगैर सॉटूथ उसके सर में आयरन रॉड घुसा के मार देता है। अभी सुबह हो जाती है मगर अभी तक तूफान नहीं रुका होता और ये स्टूडेंट्स उधर ही रहते हैं। अब इधर विंसेंट मिसिंग होता है, इसीलिए जेना सभी से उसके बारे में पूछने लगती है, मगर इसे किसी ने नहीं देखा होता और इसी के साथ सभी लोगों का सामान इधर से गायब होता है। तभी ये लोग ये सोचते हैं कि विंसेंट अभी भी कोई मजाक कर रहा होगा और सभी लोग विंसेंट को ढूंढने लगते हैं और 4 स्टूडेंट्स नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक अजीब किस्म का केज दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे औजार रखे होते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे केजेस मिल जाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें दीवारों पर बहुत सारा खून लगा हुआ मिलता है, जिससे वो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी बेसमेंट में ये चारों लोग अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं, जिसमें से जेना किचन में चली जाती है जहां वो देखती है सॉटूथ वॉल्टर को काट रहा होता है और उसके टुकड़े कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर वहां आके सॉटूथ को ले जाता है। ये सब देखने के बाद जेना भी उधर से भाग जाती है। तभी ये सब जेना उसके दोस्तों को बताने लगती है और उसी वक्त वॉल्टर के जैकेट में उनके सामने कुछ आकर गिरता है। तभी उनमें से एक लड़की जैकेट को खोलकर देखने लगती है और उन्हें वॉल्टर का सर दिखाई देता है उस जैकेट में। ये सब देखने के बाद वो लोग अभी संभले हुए नहीं होते, तभी ये तीनों भाई क्लेयर के गले में एक वायर डाल के उसे ऊपर खींचने लगते हैं। अभी कायल क्लेयर के पांव पकड़ लेता है और वो खून से लथपथ हो जाता है, मगर कायल की इतनी कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और ये सब देखने के बाद सारे लोग उधर से भागने लगते हैं और वो लोग स्नोमोबिल्स पर बैठ जाते हैं, मगर इनकी स्नोमोबिल स्टार्ट नहीं होती क्योंकि इन तीनों भाइयों में से थ्री फिंगर बहुत चालाक होता है और उसने इन गाड़ियों में से स्पार्क प्लग निकाल दिया था। वे इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। लॉरेन जो कि स्की चैंपियन होती है, वो स्की करके हेल्प लाने का सोचती है और वो स्की करके उधर से निकल जाती है और बाकी लोगों के पास भी गर्म कपड़े नहीं होते, इसीलिए वो उस तूफान में बाहर खड़े नहीं रह सकते थे। इसके बाद सभी लोग इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का सोचते हैं और जल्दी से इंचार्ज ऑफिस में जाकर अंदर से अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए इनके पास कोई औजार नहीं होते, हालांकि इन्होंने बेसमेंट में बहुत सारे औजार देखे होते हैं, इसीलिए काइल, डैनियल और सारा औजार लेने बेसमेंट में जाते हैं और तभी थ्री फिंगर इनके पीछे पड़ जाता है। जल्दी से ये लोग केज में जाकर छुप जाते हैं और जैसे ही थ्री फिंगर उधर से चला जाता है ये लोग बहुत सारे औजार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में होल करके केनिया को पकड़ लेता है, पर ब्रिजिड उसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो केनिया को छोड़ देता है और ये तीनों बेसमेंट से भाग रहे होते हैं। सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे ले जाकर किचन में बांध देता है। काइल और सारा जब ऑफिस में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उनके पीछे तो डैनियल नहीं होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो तीनों ब्रदर्स डैनियल को जिंदा काट रहे होते हैं और डैनियल की चीखें ये लोग भी उधर से सुन सकते हैं और बहुत सारी आर्ग्यूमेंट के बाद ये लोग उसे बचाने जाते हैं, मगर काइल देखता है कि ये तीनों ब्रदर उसकी मसल्स को काट के फ्राई कर कर खा रहे थे। इतना सारा पेन डैनियल सह नहीं सकता और वो मर जाता है। डैनियल को मरा हुआ देखकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इन तीनों को अपने ट्रैप में फंसा लेंगे। ऐसा सोचने के बाद ये लोग उन तीनों भाइयों को एक केज में बंद कर देते हैं। तभी काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। शायद केनिया को उसकी इंसानियत याद आ गई थी, मगर इन्हें ये नहीं पता कि इनको जिंदा छोड़ना इनके लिए बहुत
महंगा पड़ेगा। और ये सब काइल को पहरा देने के लिए कहते हैं और सभी लोग वापस जाकर सो जाते हैं। और इन दोस्तों की बदकिस्मती देखो, ये तीनों भाई उसी सेल में लॉक्ड हैं जिस सेल में इन्होंने 29 साल गुजारे थे। और सबसे बड़ी बात, जिस पिन से उन्होंने लॉक खोला था वो पिन अभी भी उधर ही होती है। इधर जैसे ही काइल सो जाता है, थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए लॉक को खोल लेता है और बाहर आ जाता है। और इधर सॉटूथ काइल को पकड़ लेता है। तभी केनिया काइल को चेक करने के लिए आती है और जनरेटर अपने आप ही बंद हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। मगर उधर केनिया को कोई नहीं दिखाई देता, ना तो काइल और ना तो उस केज में तीनों ब्रदर्स। इसीलिए केनिया वापस आती है और सारे दोस्तों को ये बात बताती है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है जिसका फेस कवर्ड होता है। ये सभी लोग उसे थ्री फिंगर समझ लेते हैं, जिसको वो बड़ी बेरहमी से मारते हैं और वो जान से मर जाता है। फिर ये लोग उसका कपड़ा सर से हटाते हैं और इन्हें उधर काइल मिलता है। इसकी जबान कटी हुई होती है। ये देखने के बाद वो सभी लोग उधर से भागने लगते हैं, लेकिन वो तीनों भाई बुरी तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो सभी लोग उनके रूम्स तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनका सारा सामान रखा होता है। जल्दी से ये लोग अपनी जैकेट्स पहनकर खिड़कियों से बाहर आने का सोचते हैं, मगर वो एक सैनिटोरियम होता है, इसीलिए उधर कोई खिड़की नहीं होती, सारे विंडोज क्लोज्ड होते हैं। पर उन्हें वहाँ पर एक टूटी हुई खिड़की मिलती है, मगर खिड़की के उस पार बहुत सारी बर्फ जमी होती है। तभी सारा बर्फ को हटाने लगती है और इतनी ही देर में वो तीनों भाई उधर पहुंच जाते हैं। और थ्री फिंगर दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है और थ्री फिंगर के बाद सॉटूथ भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में सारा विंडो से रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और ये सभी लोग विंडो से बाहर निकल के भागने लगते हैं। मगर अफसोस जेना उस विंडो से बाहर नहीं निकल पाती। तभी सॉटूथ उसे एक ड्रिल लेकर मार देता है। अभी ये तीनों उधर से उनकी जान बचाकर भागने लगते हैं और वो तीनों भाई भी इनकी स्नोमोबाइल से उनका पीछा कर रहे होते हैं। सॉटूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है। ब्रिजिट उसके हाथ पर चाकू से हमला करती है और सॉटूथ को छोड़ना पड़ता है उसको। और हमें लॉरेन को भी दिखाया जाता है जो बर्फ जमने की वजह से मर चुकी होती है। सबसे अफसोस वाली बात ये होती है कि लॉरेन के सामने ही रोड होता है, मगर तूफान की वजह से उसे रोड दिखाई ही नहीं देता, इसीलिए वो हिम्मत हार कर उधर ही बैठकर मर गई। और आखिर में सारा और केनिया ही बचे होते हैं और केनिया अपनी जान बचाकर उधर से भाग रही होती है। सॉटूथ केनिया को पकड़ने ही वाला होता है कि सारा उसे मारकर गिरा देती है और वो दोनों अपनी अपनी स्नोमोबाइल्स लेकर उधर से चली जाती हैं। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। ये दोनों इतनी खुश होती हैं कि वहाँ पर लगी हुई वायर्स किसी को नजर ही नहीं आती और इन दोनों लड़कियों का सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आता है और इन दोनों लड़कियों के सर उठाकर उन्हें ले जाता है, मगर उनकी बॉडी उधर ही पड़ी रहती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को इसी तरीका का कंटेंट और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।